आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पदार्थों की अवस्था यानी स्टेट्स ऑफ मैटर का अध्ययन किया था। आइए इस वीडियो में हम तापमान और दाब परिवर्तन के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का अध्ययन करें। दोस्तों, आपने पानी में बर्फ को पिघलते हुए तो अवश्य देखा होगा और पानी को गर्म करने पर भाप में बदलते हुए भी अवश्य देखा होगा। इन प्रेक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पानी ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। एक बीकर में कुछ बर्फ के टुकड़े लें और उसमें थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि वह बर्फ का तापमान माप सके। अब धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें और जब बर्फ पिघलने लगे तब तापमान को नोट करें। जब संपूर्ण बर्फ पिघलकर पानी बन जाए तब भी तापमान को नोट करें। ठोस से द्रव में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में कांच की एक छड़ डालें और इसे हिलाते हुए गर्म करें जब तक कि पानी उबलने न लगे और थर्मामीटर की माप पर लगातार नज़र बनाए रखें जब तक अधिकतर पानी भाप न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन के प्रेक्षण को नोट करें। आइए पहले हम बर्फ से जल में परिवर्तित होने में प्रेक्षणों पर चर्चा करें। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि आखिर बर्फ जल में परिवर्तित कब और क्यों होती है। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो तापमान में वृद्धि के कारण इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के कारण प्राप्त ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को कम करने में खर्च होने लगती है, जिस कारण कण और अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यानी बर्फ पिघलकर पानी में बदल जाता है। इसे ठोस पदार्थ का संगलन यानी गलना कहा जाता है। जिस नियत ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है उसे उस ठोस का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जितना ऊंचा ठोस का गलनांक होगा उतना ही ऊंचा उसके कणों के बीच का आकर्षण बल होगा। इस क्रियाकलाप के प्रेक्षण में आपने नोट किया होगा कि बर्फ का गलनांक 273.16 डिग्री केल्विन होता है, जो कि लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। गलने की प्रक्रिया के दौरान आपने देखा होगा कि जब तक संपूर्ण बर्फ पानी में नहीं बदल गया तब तक गलनांक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही था। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी तापमान में वृद्धि नहीं हो रही थी, तो ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती होगी? दरअसल इस दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग कणों के आकर्षण बल को कम करने में होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा के बारे में समझते हैं। हमने एक बीकर लिया और उसमें थोड़ा सा बर्फ डाला और तापमान रीड करने के लिए हमने इसमें एक थर्मामीटर डाल दिया। अब हम इसे गर्म करेंगे और गर्म करने पर देखेंगे कि पहले तो इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ रहा है, लेकिन एक स्थिति में तापमान का बढ़ना बंद हो जाता है
यह स्थिति तब आती है जब बर्फ पिघलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बर्फ पानी में बदलना शुरू होता है। जब तक पूरा बर्फ पानी में नहीं पिघल जाता है तब तक यह टेम्परेचर नियत बना रहता है। तो गलने के दौरान जो हमने ऊष्मीय ऊर्जा दी वह इसके कणों के बीच के आकर्षण को तोड़ने में खर्च होने लगता है। तो यह जो हीट है, जो ऊष्मा है, जो कि केवल इसके स्टेट यानी अवस्था को परिवर्तित कर रहा है, इसे ही संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। आइए अब देखें जल से वाष्प में परिवर्तन के दौरान क्या होता है। जब हम जल को ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण और अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर इन कणों की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि ये परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर जिस निश्चित ताप पर द्रव उबलने लगता है उसे द्रव का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पानी के लिए यह तापमान 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या आप जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के वाष्प के कणों में 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है कि वाष्प के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा यानी ऊर्जा अवशोषित की है। इस क्रियाकलाप से हमने सीखा कि पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है और क्रियाकलाप में हमने देखा कि ताप बढ़ाने पर इन्हें ठोस से द्रव और द्रव से गैस अवस्था में बदला जा सकता है। लेकिन क्या सभी पदार्थ इसी नियम का पालन करते हैं? उत्तर है नहीं, क्योंकि कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं या गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस दौरान ये द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं और द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना किसी गैस के सीधे ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को निक्षेपण यानी डिसब्लिमेशन कहते हैं। आइए अब हम दाब परिवर्तन का पदार्थ की अवस्था पर प्रभाव का अध्ययन करें। इसे हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। हमने एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है और इसमें एक पिस्टन लगाया गया है। अब यदि हम इस पिस्टन पर दाब बढ़ाएं तो क्या होगा? हम जानते हैं कि कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। इसलिए आप देखेंगे कि दाब बढ़ाने पर गैस के कणों के बीच की दूरी कम होने लगती है, यानी ये समीप आने लगते हैं। और यदि हम दाब को बढ़ाते रहें तो गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पदार्थ की अवस्था पर तापमान और दाब परिवर्तन के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन
स्टेट्स ऑफ मैटर का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम वाष्पीकरण तथा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। Bye. Have a great time.